हमारी ये वीडियो है स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 4 की, जिसका नाम है सुरक्षात्मक शिक्षा, सेफ्टी एजुकेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन उठकर एग्जाम में आते हैं और साथ ही आपके रियल लाइफ से भी रिलेटेड है, तो आपको अपनी रियल लाइफ में भी इससे जो है काफ़ी मदद मिलेगी इस वाले यूनिट को अगर आप पढ़ते हैं और समझते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट को, जहाँ पे पहला टॉपिक हमारा आता है विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा, सावधानियां तथा रोकथाम। कि जो बच्चा अगर स्कूल में होता है तो वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह से हम बच्चे की फिजिकल सेफ्टी के लिए हम ध्यान रख सकते हैं चीज़ों का। तो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो सावधानियां प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम सुरक्षात्मक उपाय कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ही कर लेंगे सेफ्टी एजुकेशन की। ये वो नियम या साधन हैं जो हमारे जीवन को विभिन्न दुर्घटनाओं और खतरों से बचाते हैं। मतलब ऐसा तो है ही नहीं ना कि हमारी लाइफ में कोई दुर्घटना या खतरा हो ही ना, तो वो खतरे जो होती हैं वो सबकी लाइफ में होती हैं। तो उनसे बचने के लिए जो नियम हम खुद बनाते हैं या चीजें हम सीखते हैं वो हम सेफ्टी एजुकेशन के अंदर सीखते हैं। ये क्या है, दुर्घटनाओं से बचने संबंधी उपायों को ही सुरक्षात्मक शिक्षा कहा जाता है। तो अगर आपके पास सुरक्षात्मक शिक्षा हो तो आप बड़े बड़े खतरों से बच सकते हैं या खुद को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि स्कूल में हम किस प्रकार से बच्चों को सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, नंबर वाइज पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पेपर में भी आता है क्वेश्चन। सबसे पहला कि खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान का समतल व नरम होना। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है तो बच्चा जो है वो प्ले ग्राउंड में जाएगा ही जाएगा। तो जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत ही समतल यानी बराबर और नर्म होना चाहिए। मैदान यू आकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आकार में जब बच्चा जाके आगे टर्न करता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है और स्लिप करने की यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। बिजली के तारों, स्विच बोर्ड तथा अन्य बिजली के उपकरण बच्चों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होने चाहिए। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो इन चीजों को जो है बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। प्रयोगशाला में कार्य करते हुए सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। विद्यालय का वातावरण स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। खेल दौरान शिक्षक का निरीक्षण आवश्यक है, यानी अगर बच्चा खेल रहा है तो वहाँ पे टीचर का होना बहुत जरूरी है। विद्यालय में आग बुझाने वाले यंत्रों का उचित इंतजाम और परीक्षण होना चाहिए। समय समय पर मॉक ड्रिल, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी के लिए मॉक ड्रिल होती है ना, कि अगर ऐसा कोई स्थिति आती है तो एक हूटर बजेगा और आप सबको एक एक करके पूरा स्कूल खाली करना है, तो वो मॉक ड्रिल होनी चाहिए। बच्चों को इस चीज का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समय समय पर सुरक्षात्मक शिक्षा देते रहना चाहिए। सुरक्षा समिति का गठन हो जो छात्रों की भी सहगामी लेता हो, यानी कि स्कूल में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड काम करे और उसमें बच्चे भी जुड़े हुए हों उससे। अगली चीज है कैंची, कटर, ब्लेड, हथौड़ी आदि प्रयोग के समय हमें क्या है, सावधानी रखनी होगी। खतरों का ज्ञान व सावधानियां बच्चों को बताना होगा। स्वास्थ्यप्रद आदतों का अभ्यास हमें बच्चों को कराना होगा, जैसे कि केला खाकर छिलका जो है वो सड़क पर नहीं फेंकना है। तो इस तरीके से बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाते हैं और सुरक्षात्मक शिक्षा जो है बच्चों को हम देते हैं। अब आगे चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड। ये क्या होता है और इसका महत्व क्या है हम पढ़ेंगे। प्राथमिक सहायता क्या है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना के घटित होने या किसी के अचानक बीमार पड़ जाने पर रोगी को डॉक्टरी चिकित्सा से पहले दी जाने वाली अस्थायी सहायता को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही इंसान को चोट लगती है या बीमार पड़ता है, हम फटाक से डॉक्टर हमारे पास में नहीं होता, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो चीजें हम करते हैं, जैसे अगर उसे ठंड लग रही है तो कंबल उड़ाया या फिर गर्म चाय दी, तो ये चीजें फर्स्ट एड के अंदर ही आती हैं। यह डॉक्टर तक पहुंचने तक रोगी को सुरक्षित रखने के लिए दी जाती हैं। इससे रोगी की घबराहट व भय को भी कम करने का प्रयास किया जाता है। ये क्या होता है कि चोट बीमारी को बढ़ने से जो है वो रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। और आपातकालीन के समय उपलब्ध साधनों के आधार पर आपदा के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली तुरंत सहायता ही प्राथमिक सहायता कहलाती है। अस्पताल ले जाने का तुरंत जो है वो प्रयास कीजिए।
मतलब प्राथमिक सहायता तो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्राथमिक सहायता देकर रोगी को छोड़ देना ही काफी नहीं है। प्राथमिक सहायता तो सिर्फ इसलिए होती है कि उसकी बीमारी जो है वो आगे ना बढ़े या फिर उसे थोड़ी राहत मिले, लेकिन उसके बाद हमें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका महत्व क्या है। इसके भाई ये खुद इतना इम्पोर्टेंट है, ऊपर ही हमने इसके 2-4 महत्व पढ़ लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं को भी दुर्घटनाग्रस्त होने पर सहायता दे सकता है। अगर आपको फर्स्ट एड आता है तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो आप खुद को भी फर्स्ट एड दे सकते हैं। सही समय पर प्राथमिक उपचार मिलने से जीवन का भी बचाव होता है। कई बार क्या होता है कि जो हम फर्स्ट एड देते हैं किसी इंसान को, वो उसके जीवन को बचा लेता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि अच्छा हुआ कि आपने इनको ये कर दिया, है ना, तो वो प्रॉब्लम को ज्यादा क्रिटिकल होने से बचाता है। अपने आसपास व परिवार की हम सहायता कर सकते हैं, स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा सकते हैं, रोगी के भय व घबराहट को कम करके उसे सांत्वना भी प्रदान करते हैं। निम्नलिखित का प्रबंधन। अब अगला टॉपिक जो है, कुछ हमें बीमारियां या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताई रही हैं जिसका हमें प्रबंधन करना है, यानी कि उपचार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 4-5 इन्होंने पूछे हुए हैं, पेपर में कम से कम 2 तो पूछते ही पूछते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है मूर्छा, यानी मूर्छा आ जाए किसी को तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड कैसे देंगे। तो मूर्छा का एहसास होने पर, मान लीजिए कि किसी को मूर्छा का एहसास हो रहा है, अभी वो बेहोश हुआ नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको लेट या बैठ जाएं और जल्दी से उठने का प्रयास ना करें। मतलब किसी भी जगह पर लेट जाओ या बैठ जाओ और उठो मत, एक्टिविटी मत करो। और बैठने के पश्चात अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में रख लेना चाहिए। जैसे दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ के और सिर को नीचे रखने से रिलैक्स मिलता है। ये तो था जब आप एहसास करते हो मूर्छा का तब। लेकिन अगर मूर्छा आ जाए, बेहोश हो चुका है व्यक्ति, तब क्या करेंगे, कमर के बल सीधा लेटा देना चाहिए, 12 इंच पैरों को ऊपर उठाएं, दम घुटने वाले कपड़े ढीले कर देने चाहिए, रोगी के वायु मार्ग की जांच व उल्टी का ध्यान रखना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया जांच करेंगे कलाई को पकड़कर, और समीप के आपातकालीन चिकित्सा से संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। आगे चलते हैं, अगला है डूबने की स्थिति में प्रबंधन। कि अगर किसी को ड्रोवनिंग हो रही है, कोई डूब रहा है या फिर हम पानी में से निकाल के उसको लाए हैं, तो हम उसकी फर्स्ट एड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर कमर के बल लिटाने के पश्चात मुंह पर लगी मिट्टी साफ करें और वायु मार्ग के खोलने के पश्चात उसकी श्वास तथा रक्त परिसंचरण की जांच करें। व्यक्ति की गर्दन छाती से थोड़ी नीचे हो तथा एक तरफ झुका देनी चाहिए ताकि पानी बाहर निकल सके। आवश्यकता पड़ने पर सीपीआर देनी चाहिए। ये सीपीआर क्या है, ये अलग से अभी टॉपिक आएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आता है इसके ऊपर, तो अभी मैं इसको बताऊंगी सीपीआर क्या है, कैसे देना चाहिए। श्वास प्रक्रिया चालू होने पर ढीले कपड़े बदलकर गर्मी दी जानी चाहिए। गंभीर स्थिति होने पर आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संपर्क करें तुरंत। अगला है विषपान की स्थिति में। मान लीजिए किसी ने जहर खा लिया हो तो हम क्या करेंगे। कई बार जहरीली गैस से भी हो जाता है ये नशा, तो जहरीली गैस द्वारा बेहोशी पर खुली व साफ जगह पर ले जाएंगे। अगर जहरीली गैस फैलने से वो बेहोश हुआ है तो उसको हम खुली जगह पर ले जाएंगे। अगर मुंह में विष होने पर उंगली से साफ कर देना चाहिए। आंखों व कपड़ों को साफ करना चाहिए। विष की शीशी को अस्पताल जरूर ले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में वो देखते हैं किस टाइप का पॉइजन है, फिर उसी हिसाब से उनका इलाज होता है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। अगला टॉपिक है जलने पर प्रबंधन। अगर कोई जल जाता है, बर्निंग हो जाती है, तब क्या करना चाहिए। तो घायल अंग को पानी की धीमी धार के नीचे 10-15 मिनट तक रखें। रोगी को भागने व हलचल ना करने दें। शरीर से घड़ी, अंगूठी, अलंकार, तन कपड़े उतारकर साफ कपड़ों में लपेट दें। मतलब जितने भी शरीर पे उन्होंने ज्वेलरीज वगैरह पहनी वो नहीं होनी चाहिए। पैर तथा हाथों को दिल की सतह से ऊपर रखें। शीघ्रता से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं। नेक्स्ट है हमारा सदमा, आघात या फिर शॉक। कि जब सदमा लग जाता है तो हम क्या करेंगे। सुरक्षित स्थान पर लिटा देना चाहिए। श्वास मार्ग तथा रक्त परिसंचरण की जांच करें। दम घोटने वाले कपड़े ढीले कर दें। सांत्वना दिखाएं और आपातकालीन चिकित्सा सेवा से तुरंत ही संपर्क करने की कोशिश करें। हमारा वो है सीपीआर, जिसकी मैंने ऊपर बात की थी, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम श्वास प्रणाली या फिर इंग्लिश में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन भी कहते हैं।
तो ये क्या होता है इसको बता देती हूँ। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए कि सी से होता है कार्डियो यानी ये दिल से संबंधित होता है, पी से होता है पल्मोनरी यानी कि ये फेफड़े से रिलेटेड होता है, और आर से होता है रिससिटेशन यानी कि पुनः होश में लाना। तो सीपीआर का मतलब है कि बेहोश व्यक्ति को दोबारा से होश में कैसे लाया जाएगा। तो सीपीआर क्या है, जीवन रक्षक प्रक्रिया है, कई बार ये लाइफ भी सेव करता है। ये क्या है, और कि ये श्वास की गति रुक जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो सांस लेने में दिक्कत ले रहा है या सांस रुक गई है उसकी थोड़ी देर के लिए, तो हम सीपीआर उसको देते हैं। अगर पीड़ित अचेतन अवस्था में हो तो भी हम क्या क्या करेंगे, देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पे। वायु मार्ग खोल देना चाहिए, उसका एयरवे और श्वास प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए, और रक्त परिसंचरण की जांच करनी चाहिए। सीपीआर के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, और ये ABC यानी एयरवे, ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये क्या है सीपीआर की ABCs कहलाती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक सहायता की भी ये ABCs होती हैं। अब देख लीजिए सीपीआर में ड्रैबेट का क्या मतलब है। ड्रैबेट यानी इसका कोई फुल फॉर्म है, डी से होता है डेंजर यानी खतरा, आर से रिस्पॉन्स यानी हम प्रतिक्रिया चेक करेंगे, ए से एयरवे वायु मार्ग खोलेंगे, बी से ब्रीथिंग कृत्रिम श्वास देंगे, और सी से चेस्ट कंप्रेशन यानी कि छाती को दबाना। तो ये जो ड्रैबेट है यही जो है सीपीआर की मेन चीज है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो कृत्रिम श्वास देना है यानी बेसिकली जो ये सीपीआर है वो है क्या। इसके अंदर क्या होता है कि पीड़ित के नाक के दोनों छिद्र अपने अंगूठों व उंगलियों से बंद कर दें, एक लंबी सांस लें और उसके पश्चात दूसरे हाथ के अंगूठे व उंगली की मदद से पीड़ित की थोड़ी को नीचे खींचते हुए उसका मुंह खोलने का प्रयास करें। इसके बाद अपने मुंह को पीड़ित के मुंह पर सील करें। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको अपनी जो आपने लंबी सी सांस ली है वो आपको पीड़ित के मुंह में डायरेक्ट देनी है, तथा सारी हवा जोर से उसके मुंह में डाल दें। फेफड़ों में हलचल ना होने पर दोबारा से आप यही प्रक्रिया करें। तो आपने कई सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब पानी में से निकालते हैं और उसको सांस नहीं आती है तो क्या करते हैं कि सीपीआर देते हैं, उसकी छाती दबाना और फिर लंबी सांस लेकर उसके मुंह में अपनी सांस को देना। तो ये होता है सीपीआर। आगे चलते हैं खेल चोट व प्रबंधन कि खेल में खेलते समय तो चोटें लगी जाती हैं, कौन कौन सी चोटें हैं और फिर उनका प्रबंधन कैसे करेंगे। तो कौन कौन सी चोटें यहाँ पे, पहली है मोच, स्प्रेन, खिंचाव यानी स्ट्रेन, अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर, जोड़ों की चोटें, रगड़ और कंट्यूशन। तो ऐसे 6 जो यहाँ पे खेल चोट लिखे हुए खेलों में बिल्कुल ही संबंधित है, कभी भी किसी को भी लग सकती हैं। इसका प्रबंधन हम करेंगे जिसमें हम करेंगे PRICE यानी ये प्राइस है, इसका फुल फॉर्म है। P से प्रिवेंशन यानी पहले ही रोकथाम या सुरक्षा, R से रेस्ट देना, I से आइस यानी बर्फ से सिकाई, और C से क्या है कंप्रेशन यानी दबाना, और E से एलिवेशन यानी ऊपर उठाना। इसके साथ साथ एक और है मैश, MESH, जिसकी फुल फॉर्म होती है मसाज और एक्सरसाइज, स्प्रे और गर्म सेक यानी हीट। तो ये कुछ प्रबंधन है, इन्हें ही हम पॉइंट वाइज लिखकर इसमें डिफाइन करेंगे। आगे है खेल चोटों से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरीज। अब बच्चा स्कूल में है, खेलेगा तो चोटें लगनी है, तो इससे बचाने के क्या क्या हम उपाय रच सकते हैं। वो है उपयुक्त संपादन की जांच, कि जितना भी खेल हो रहा होगा उसका उपयुक्त संपादन और जांच किया जाएगा टीचर के अंडर। उचित वार्मिंग अप दी जाएगी, उचित कूलिंग डाउन दी जाएगी, उचित वातावरण दिया जाएगा, सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, उचित खेल सुविधाएं मिलेंगी, उचित तकनीक का प्रयोग किया जाए, उचित मध्यांतर लेना यानी कि ये नहीं कि 2 घंटे तक लगातार खेल ही चलता रहे, खेल नियमों का पालन करना, और मनोवैज्ञानिक तैयारी यानी पहले से ही जो हमारा बच्चा है वो तैयार रहेगा कि अगर चोट वगैरह लगती भी है तो हम जो है उसका सामना करेंगे, ना कि रोने बैठ जाएंगे। तो ये आपका यूनिट 4 था फिजिकल एजुकेशन का, जो काफी इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद 8 यूनिट और रह गई है, यूनिट 5, जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।